नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलने वाले हैं जहां आप पृथ्वी की सतह से लेकर के पृथ्वी की गहराइयों तक जाएंगे और आप रोमांचित हो उठेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप विभिन्न प्रकार के चट्टानों को देखेंगे और आग का दरिया देखेंगे, समुद्र देखेंगे और लोहे जैसा पृथ्वी का दिल भी देखेंगे। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे इन शब्दों को सुन करके, पर सच्चाई यही है कि पृथ्वी का भी अपना एक दिल है जो लोहे का है, जिसको कोर कहा जाता है और इतना वो भारी है कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में तो अब भी उसका बहुत ज़्यादा है दबाव, तापमान भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और भी अन्य खनिजों के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे खनिज क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। आज आप सबको क्लैरिटी देने वाला हूँ। जिस किसी को भी कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताते चलना। हम कमेंट के माध्यम से उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, उनको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ चैप्टर का नाम है। चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या अदर एग्ज़ाम वॉरियर हो, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की अभी भी प्रबल संभावना है। मैं 99% श्योर हूँ कि जो मैं आपको बताऊँगा यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा अगर पूछा जाएगा तो। चलिए हम शुरू करते हैं। ये माइंड मैपिंग के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा। कहते हैं कि माइंड मैपिंग के जरिए आप जो भी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल एज इट इज छप जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग इमेज के फॉर्म में याद रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। ये थोड़ा मैप देख लीजिए, फिर मैं इसको बड़ा करता हूँ। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कि अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज आनी चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो 3 परतों में विभाजित है। वो कौन सी परतें हैं? पहली परत का नाम है भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देखें। ये दूसरी परत जो है मेंटल। ये तीसरी परत जो है वो कोर, जो कि 2 भागों में विभाजित है। उसी प्रकार से मेंटल भी 2 भागों में विभाजित है। 2 भाग कौन से कोर के? आंतरिक कोर और बाह्य कोर। मेंटल के 2 भाग कौन से हैं? बाह्य मेंटल और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है, यहां मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। डिटेल में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो भूपर्पटी के बारे में अगर हम बात करें, क्रस्ट के बारे में बात करें, तो इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 प्रकार की भूपर्पटी होती है। पहला है महाद्वीपीय परत और दूसरा है महासागरीय परत, यानी ओशेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये 2 प्रकार की हमारी क्या होती है? क्रस्ट होती है, पहला और ये दूसरा। अब हम जानते हैं कि महाद्वीपीय भूपर्पटी जो उसकी क्या विशेषता है। तो देखो, जो महाद्वीपीय जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये डेंसिटी के मामले में सबसे कम होता है। इसकी डेंसिटी सबसे कम होता है और सबसे हल्की परत भी है। यानी आप यूं कहो कि जो सेब है आपका, ठीक है, जो आपका सेब है, इसका जो छिलका होता है यही आपका क्रस्ट है। बाकी जो भाग है वो मेंटल और कोर से है बना हुआ। तो सोचो कि हमारा क्रस्ट केवल 1% है, ठीक है, 84% हमारा मेंटल है, तो कोर जो है 15%। अब मोटाई की बात करें महाद्वीपीय भूपर्पटी की, तो 30 से 70 किलोमीटर तक क्या है, ये चौड़ा है, ठीक है, थिकनेस है इसकी। और ये अनियमित है, समान नहीं है। हर जगह क्या है, अलग अलग इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। जैसे आप जो महासागर है उसके किनारे जो महाद्वीप जो भूपर्पटी होती है, तो वहाँ पे आपको कम मोटाई मिलेगी, यानी 30 के करीब, 32 के करीब इतनी मिलेगी या उससे भी कम मिल सकती है। और यही वही पहाड़ों के पास जाओगे, हिमालय के पास जाओगे तो 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मिलेगी। अब आते हैं इसके कॉम्पोजिशन पे। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? देखो, इन परतों में आपको विभिन्न प्रकार के खनिज मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो खनिज हमें मिलते हैं वो सियाल मिलता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जो तत्वों के जिसमें जो प्रधानता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है। क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि और अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लेकिन वो इसकी तुलना में कम है सिलिकॉन और एल्युमिनियम के। हालांकि ऑक्सीजन जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से भी ज़्यादा है,
ठीक है। लेकिन पृथ्वी के अंदर बात की जाए तो सिलिकॉन जाता है, बाहर बात की जाए तो ऑक्सीजन जाता है। ये फैक्ट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर उदाहरण की हम बात करें तो क्रस्ट पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पहाड़ पठार देखने को मिलते हैं, नदियाँ, विभिन्न प्रकार की विविधता देखने को हमें मिलती है ना। इसी पर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हकते हैं, मुकते हैं, जो भी है, और इन वर्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है ये हमारे जीवन का आधार है। ओके, इसका घनत्व कम है और हल्की है इसी कंपैरिजन में महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में। डेंसिटी इसकी ज़्यादा है महासागरीय भूपर्पटी की। वो भी हम जानेंगे कितनी डेंसिटी है, वो भी हम अभी बताएंगे आपको। थिकनेस जो इसकी है 5 से 10 किलोमीटर ये चौड़ी है, और इसका जो कॉम्पोजिशन है, जो संरचना जो ये सीमा से बना हुआ है, यानी इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। ओके, और अन्य तत्व भी हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम। ओके, और रेडियोएक्टिव पदार्थ। अब वही हम बात करें इसके उदाहरण की तो महासागरीय तल इसका उदाहरण है, और महासागरीय तल पे और भी कई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ज्वालामुखी उद्गार आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम आते हैं मेंटल। तो मेंटल जो है 84% पृथ्वी के आंतरिक संरचना का भाग कवर करता है। ओके, 1% आपका भूपर्पटी करता है, ये 84% करता है, और 15%। तो ऊपरी मेंटल ये ठीक भूपर्पटी का जो निचला हिस्सा होता है उससे जस्ट सटा हुआ रहता है, और ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी को जो एक लाइन जो अलग करती है, जिसको डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, असंबद्धता कहा जाता है, वो मोह अलग करता है, मोह। ओके, मोह, असंबद्धता। फिर ऊपरी मेंटल की बात करें तो ना ये पूर्ण रूप से ठोस है और ना पूर्ण रूप से तरल है, यानी ये विस्कस रूप में है, गर्म है, चिपचिपा है। तो विस्कोसिटी आपने सुना होगा, श्यानता, तो ये श्यानता का गुण रखता है। जैसे आप शहद को देखोगे तो धीरे धीरे गति करता है, तो ठीक ये भी धीरे धीरे गति करता है। और ऊपरी मंडल में आपको दुर्बलता मंडल मिलता है, इसको दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। ये भी एक नंबर में आपसे क्वेश्चन फैक्ट के तौर पे पूछा जा सकता है, जिसको इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। इसी पर ही भूपर्पटी जो विभिन्न अन्य प्लेटों से मिल करके निर्मित है, 7 मुख्य प्लेटें, बाकी अन्य प्लेटें। तो कमेंट में बताएं तो 7 मुख्य प्लेटें कौन सी हैं और अन्य प्लेटें कौन सी हैं। देखते हैं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आप कितनी इसकी जानकारी रखते हैं। ओके, ताकि मैं पता कर पाऊँ कि व्यूअर्स मेरे जो देख रहे हैं इस वीडियो को कितना वो जानकार है, इस चीज़ को लेकर कितनी सीरियस है। ओके, तो दुर्बलता मंडल पर आपकी जो प्लेटें हैं वो गति करती है। क्यों गति करती है? इसका कारण है जो संवहनीय धाराएं यहाँ पे मेंटल में उत्पन्न होती है रेडियोएक्टिव पदार्थों के क्षय होने से। यदि रेडियोएक्टिव पदार्थ क्षय होती है तो वो गर्माहट उत्पन्न करती है, जिससे तपिश बढ़ती है, और संवहन धाराएं वो पृथ्वी के धरातल में यानी मेंटल में उत्पन्न होती है, और सर्कुलर वे में जो मेंटल है वो गति करती है। ओके, अब निचला प्रवाह यानी लोअर मेंटल, ये प्लास्टिक की भांति गुण रखता है, प्लास्टिक की भांति ये कार्य करता है, और ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो ये उससे ज़्यादा ठोस है। ऊपरी मेंटल से क्या है, ज़्यादा ठोस है। ओके, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान भी क्या होगा, ताप बढ़ेगा, और साथ ही साथ दाब बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लें। ओके, इतना आपने जान लिया मेंटल के बारे में। और मेंटल ही है जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था, आग का दरिया, ज्वाला का समुद्र, यही है मेंटल। यानी इसमें जो भी चट्टानें खनिज तरल अवस्था में मिलती है, पिघली हुई अवस्था में। ओके, अब हम कोर के ऊपर आते हैं। तो कोर 2 परतों में विभाजित है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। सबसे पहले हम बाह्य कोर के बारे में जानते हैं कि बाह्य कोर जो है वो तरल अवस्था में है, और यही जो कोर है ये चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, और हमारी सुरक्षा करता है सूर्य की किरणों से, रक्षा करता है सूर्य की हानिकारक किरणों से। ओके, हानिकारक
किरणों से ये हमारी सुरक्षा प्रदान करता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये आउटर कोर ही है जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो भी तत्व है, खनिज है, वो तरल अवस्था में, और तापमान भी ज्यादा है, दाब भी ज्यादा है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोर का कौन सा हिस्सा जो है वो तरल अवस्था में होता है, या कौन सा हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आंतरिक कोर। आंतरिक कोर यहाँ पर क्या होती है कि आउटर कोर तो हमारा तरल अवस्था में, लेकिन यहाँ पे अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव होने के बावजूद ये तरल अवस्था में ना होकर के ठोस अवस्था में मिलती है। कारण क्या है? अत्यधिक दबाव, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे लोहा और निकल की प्रधानता पाई जाती है, दोनों में, आउटर में और इसमें इनर में, दोनों में ही नीफे पाया जाता है, यानी निकल और आयरन। और निकल ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार, चुंबकीय गुण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार तत्व है, निकेल। ओके, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था? तरल अवस्था में होना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि तापमान होने के बावजूद भी हमें ठोस अवस्था मिलता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान यहाँ पे होता है, जो सूर्य का तापमान उससे भी ज्यादा। सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो ये उसको भी पार कर जाता कभी कभी। ओके, ठीक है, तो इतना हमने जाना। ये ओवरव्यू था इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसको डिटेल में करते हैं, एक एक चीज को, और थोड़ा हम ये भी हम जानते हैं कि ये जो हमने जानकारी उपलब्ध कराई है, जो भी भूगोलवेता हैं और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस जानकारी को हमारे सामने कैसे प्रस्तुत किया होगा वो भी हम जानेंगे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से ये जानकारी हमारे सामने उपलब्ध हुई है। अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे भूकंपीय तरंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं, लावा का ठंडा होना, गड्ढा करना, है ना। जैसे अभी तक का जो सबसे ज्यादा जो गड्ढा किया गया वो कोला नामक क्षेत्र में किया गया, 12 किलोमीटर कोला क्षेत्र, जो कि आर्कटिक प्रदेश में 12 किलोमीटर गड्ढा कर दिया गया। अफ्रीका में कोई एक खान है जहाँ पे खनन कार्य हो रहा है, तो वहां पे लगभग 4 किलोमीटर तक खुदाई की गई है, लेकिन उससे आगे खुदाई करना संभव नहीं हो पाया है। तो इससे हमने जानकारी जुटाई। और अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमने जानकारी जुटाई। जैसे जो पी तरंगे कितनी होती है हमारी भूकंपीय, पी, एस और एल। पी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार से गति करती है, जैसे स्प्रिंग है ना। फिर गैप, फिर ठीक है। तो स्प्रिंग जो होते हैं वो इस प्रकार से गति करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है तरंगों के, जिस किसी को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे आपको एक लिंक दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है पी, और ये तीनों माध्यमों में गति कर सकता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये जो है ये केवल ठोस, सॉलिड में ही ये तरंगी जो एस सेकेंडरी जो वेव है ये बस सॉलिड माध्यम में ही गति करती है, और ये ट्रांसवर्स प्रकृति की होती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, ये वेवलेंथ जितनी नजदीक होती है उतनी ही ज्यादा ऊर्जावान होती है, और जितना गैप होता है उतनी ही ज्यादा लंबी होती है और लंबी दूरी तय करती है। ट्रांसवर्स इसको कहा जाता है, ट्रांसवर्स। और जैसे कि सूर्य की जो रेडिएशन है, किरणें हैं, वो ट्रांसवर्स है। समुद्र की जो धाराएं उत्पन्न होती है, जो लहरें जो निकलती है, वो भी ट्रांसवर्स है। तो इनके तरंगों के माध्यम से हमने ये जानकारी प्राप्त की हमारा इनर कोर जो है वो ठोस है, लिक्विड है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में, द्रव माध्यम में तो गति कर नहीं सकता। तो सारी जो भूकंपीय गतिविधियां हैं वो हमारे क्रस्ट पर ही उत्पन्न होती है, सारी, नोट डाउन करना, सारी भूकंपीय गतिविधियां या ज्वालामुखी गतिविधियां कहाँ पर होती है? क्रस्ट पर होती है। ओके, क्रस्ट यानी लिथोस्फीयर, दोनों जगह, महासागरीय क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो वहां से जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, अगर ऐसी तरंगे उत्पन्न हो रही है तो ये आउटर जो आपका कोर है उसको पार ही नहीं कर पाता,
ठीक है, वो विलुप्त हो जाती है या छितर जाती है। लेकिन वही पीत रंगी जो है वो इनर कोर तक पहुंच पाती है। तो इससे हमने पता लगाया कि हमारी जो आंतरिक कोर है वो ठोस है और लिक्विड है। ओके, इतना आपने जान लिया, आपका बेस क्लियर हुआ होगा। कई एस्पिरेंट ने ये पढ़ रखा होगा और अच्छे से मालूम होगा, और कई फ्रेशर होंगे तो इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करता रहना, और ये आपका बेस मजबूत करेगा। आइए हम वो डिटेल में जानते हैं। अब हम एक एक करके क्रस्ट के बारे में जानते हैं। भूपर्पटी यानी पृथ्वी का क्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो भागों में विभाजित है। पृथ्वी का क्रस्ट यानी भूपर्पटी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। ये तो ये परतों में सबसे भारी परत है, ठोस है और सबसे हल्की है। सिलिकेट चट्टानों की प्रधानता इसमें प्रचुरता है और एल्युमिनियम की। ओके, सिलिकट और एल्युमिनियम की प्रधानता है। मोटाई में परिवर्तनशील है, बताया मैंने कि 5 से 70 किलोमीटर तक ये क्या होती है, इसकी चौड़ाई है। हर जगह समान नहीं है, जैसे हिमालय पर इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है और वही अन्य जगहों पर कम है। सबसे पतली परत है। अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो खनिज, मैं आपको बताऊंगा अभी कि खनिज क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। तो खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, अभ्रक, ओलिवन, पायरोक्सिन। चट्टानें कौन कौन से हैं ये भी हम जानेंगे, आग्नेय, अवसादी, अयंत्रित। आप रुके रहिए, जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल बेस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तत्व कौन कौन से तत्व हमें यहाँ पर क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन तत्व है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, फिर ये आपका कैल्शियम, फिर ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, इस प्रकार के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्रस्ट में हमें सोना, चांदी ये भी मिलते हैं, इसको भी ध्यान रखना। ओके, अब मैंने आपको बताया कि खनिज और तत्व में अंतर होता है। तो खनिज क्या होते हैं, तो खनिज जो होता है और तत्व, इन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि खनिज जो है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, और विभिन्न प्रकार के तत्वों और अन्य अवशेषों से मिलकर के बना होता है। और तत्व जो होता है केवल एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है, और इसको रासायनिक रूप से तोड़ना तत्व को क्या होता है, मुश्किल होता है। तत्व को रासायनिक रूप से तोड़ना मुश्किल होता है, कठिन होता है। ठीक है, वही खनिज जो इसको तोड़ा जा सकता है। और खनिज जो होता है इसकी संरचना जो होती है क्रिस्टलीय होती है। जितने भी खनिज होंगे वो सभी उसकी प्रकृति किस प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना बने। क्रिस्टलीय का अर्थ होता है कि वो कोई एक ज्यामिति पैटर्न बना रहा होगा, जैसे अष्टक बना रहा होगा, ऑक्टल बना रहा होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार के संरचना बनाती है खनिज, सभी प्रकार के खनिज क्रिस्टलीय संरचना बनाती है। क्योंकि खनिज जैसे लावा उद्गार होता है तो धीमे धीमे ठंडा होती है, इसलिए इनको मौका मिल जाता है क्रिस्टलीय संरचना बनाने में। ठीक है, तो तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलते हुए ये शुद्ध प्रकार के पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व, एकल परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, और इनको रासायनिक रूप से तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना, तो और क्या तोड़ेंगे उसको। अब देखो, खनिज जो होता है विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, और इनका एक निश्चित अनुपात होता है। तो होता तो यौगिक का भी है, लेकिन यौगिक जो पदार्थ होते हैं इनमें और इनमें दोनों में अंतर है। इनमें खनिज जो होते हैं, खनिज वो क्रिस्टलीय संरचना युक्त होते हैं, लेकिन यौगिक क्रिस्टलीय संरचना युक्त नहीं होते, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। इसी सभी ऐसा नहीं कि कोई भी यौगिक जो होता है वो क्रिस्टलीय गुण नहीं रखता। कुछ ऐसे हैं जो क्रिस्टलीय गुण रखते हैं, जैसे नमक, ठीक है, क्लोरीन, तो ये क्रिस्टलीय गुण रखते हैं। ओके, तो आई होप खनिज और तत्व में आप डिफरेंस कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। और इसका एक रासायनिक सूत्र होता है खनिज का, जैसे फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, अभ्रक, ओलिविन, पायरोक्सिन। आगे के स्लाइड में आप देखेंगे कि इनके क्या क्या नाम है।
अब आग्नेय और अवसादी और कायांतरित ये क्या होते हैं? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टाने ये किस प्रकार की चट्टाने? तो देखो, जो प्राथमिक चट्टाने हैं वही आग्नेय चट्टाने होती है। ओके, आग्नेय चट्टाने बेसाल्टिक चट्टाने भी होती है। ठीक है, आग्नेय जो होती है बेसाल्टिक चट्टाने भी होती है। प्लूमरिस वो भी एक प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टान है। ओके, फिर अवसादी चट्टानों की अगर हम बात करें, अवसादी चट्टाने, तो अवसादी चट्टाने जो होती है वो परतदार चट्टाने होती है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जब क्षय होता है आग्नेय चट्टानों का विभिन्न माध्यमों से, हवा, पानी, वर्षा, धूप यानी सूर्य की किरणों से, तो ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इनका संचलन होता है विभिन्न माध्यमों से, हवा, पानी, जल, इनके माध्यम से। और ये जैसे नदियों के द्वारा इनको ढोया जाता है, एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो ये जहाँ पर नदियों की जो धारा होती धीमी होती, तो वहाँ पे ये क्या करती है, उनको बिछाती रहती है, तो परत इनके ऊपर बिछती रहती है। और उसी प्रकार से जो जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे, तो वो अवसादी चट्टानों में समाहित हो जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, आप कमेंट में बताएं। जैसे कि कोयला, क्या वो अवसादी चट्टानें हो सकती है या नहीं? अवसादी चट्टानें है कोयला। ठीक है, उसी प्रकार से अवसादी चट्टानें बलुआ पत्थर, वो भी क्या है, आपका अवसादी चट्टान है। फिर कायांतरित चट्टान, ये क्या होती है? कायांतरित चट्टान जो होती है, जब अत्यधिक ताप और दाब देने से जो आग्नेय चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें होती है, उनका रूपांतरण हो जाता है, एक नए चट्टान में निर्मित हो जाता है। जैसे कि चूना पत्थर, एक चूना पत्थर जो है एक अवसादी चट्टान है, तो जब उसको अत्यधिक ताप देते हैं तो वो संगमरमर में निर्मित हो जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों को जब ताप देते हैं तो नीश में बदल जाता है, नीश या नाइस। ओके, उसी प्रकार से जो शैल है, शैल को जब अत्यधिक तापमान देते हैं और दाब देते हैं तो वो किस में निर्मित होता है? स्लेट में निर्मित होता है। ओके, ये कुछ आग्नेय चट्टानों के बारे में मैं आपको बताया, मैंने इसका नोट्स पहले ही बना रखा है, तो इसको आप देख ले रहे, इधर आप देख लीजिए। ये देखो, कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है संगमरमर, स्लेट, नाइस। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, संगमरमर, स्लेट, नाइस, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर के बदलने से बनता है, बहुत कठोर होता है। नाइस जो होता है ग्रेनाइट या शिस्ट, तो जब अत्यधिक दाब और तापमान देते हैं तो नीस में बदलता है, नाइस में बदलता है। पट्टीदार संरचना होती है, सेल से क्या बनता है, स्लेट प्रकार की कायांतरित चट्टान बनती है, चूना पत्थर से संगमरमर। उसी प्रकार से फ्यूमिस इतना हल्का होता है कि पानी पर तैरता है, ये रोचक तथ्य है, आग्नेय चट्टानें है। शैल से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, तो शैल जो चट्टानें होती है उसमें शैल गैस पाई जाती है। ये भी एक कभी कभी करंट अफेयर्स में मुद्दा छाया रहता है इसका। क्वार्ट्जाइट हिमालय जैसे पहाड़ों में आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर अवसादी चट्टानों की बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, शैल, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, ह्यूमस। ध्यान रहे कि ऑब्सीडियन जो है वो खनिज नहीं है, एक प्रकार की चट्टान है लेकिन खनिज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं पाई जाती है। ओके, तो तत्व से खनिज बनते हैं और खनिज से चट्टान, और चट्टान से हमारी जो पृथ्वी है वो निर्मित हुई है। आग्नेय चट्टानें मैग्मा, लावा, अवसादी चट्टानें अवशेषों से, कायांतरित चट्टानें गर्मी दबाव से बनती है। इस प्रकार हर प्रकार की चट्टानों के चार उदाहरण हमने यहाँ पे देख लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब हम महत्व के बारे में जानते हैं। हर किसी का अपना एक महत्व होता है, एक जरूरत होती है, कोई खास वजह होती है उसकी। अर्थ क्रस्ट की भी अब हमारे लिए क्या है, एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। जैसे ये जीवन का आधार प्रदान करती है। क्रस्ट जो है ये जीवन का आधार है, इसी पर सारी जैविक क्रियाएं होती है और
जीव जंतु जिसमें इंसान, जानवर और विभिन्न प्रकार के जीव, पेड़ पौधे सभी क्रस्ट पर ही निर्मित होते हैं। ठीक है। फिर हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन यानी रिसोर्सेस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज, जैसे ऊपर हमने पढ़ा भी, और जीवाश्म ईंधन हमें मिलते हैं, फ्यूल्स, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि, शैल गैस हमें इन्हीं क्रस्ट में मिलता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जानना जरूरी है। मिट्टी के निर्माण में जो क्रस्ट यानी मिट्टी का निर्माण जो होता है वो क्रस्ट में होता है, ना कि मेंटल कोर में होता है। तो मिट्टी का निर्माण हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मिट्टी का निर्माण नहीं होगा, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण नहीं होगा, तो हम क्या उगाएंगे, फसलों की पैदावार कैसे होगी, जमीन जब बंजर हो जाएगी तो हाहाकार मच जाएगा। समझ जाओ कि प्रलय आ गया। तो इसकी कवायद चल रही है कि दुनिया में, विश्व में जो बंजर जमीनें हैं उसकी संख्या कम की जाए, उसको उपजाऊ बनाया जाए, तो बंजर होने से बचाया जाए। उनके लिए कौन से सम्मेलन आयोजित होती है, क्या आपको इसकी जानकारी है? UNCCD। ठीक है। ये डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए कोप्स इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन करती है। ओके। तो अभी लेटेस्ट कौन सा UNCCD का कोप आयोजन हुआ है वो कमेंट में बताएं। ओके। तो इतना आपने जाना, और इसको इस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से आपको पढ़ना है। जहाँ भी आप लिंक कर जाएं वही सबसे आपके लिए बेहतर होगा। जैसे UNCCD, तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया जारी रहे, बंजर होने से उसको बचाया जाए। और SDG जो गोल है वो भी इसकी बात करता है, डिजर्टिफिकेशंस को रोकने में। वो क्या है वो भी हमें बताएं कमेंट में। ओके। कौन सा है वो? SDG 14 है, 15 है, 13 है। अब हम आते हैं मेंटल पर, या इसी की हम बात करते हैं थोड़ा और। चलो इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। पृथ्वी की जो भूप्रकृति है, रचना, जैसे स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम क्रस्ट की संरचना की बात करें तो जैसे कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सियाल की इसकी प्रधानता है, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। और अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, लोहा इत्यादि पाए जाते हैं। और घनत्व की बात करें तो 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर इसका क्या है, घनत्व है किसका, महाद्वीपीय भूप्रकृति का। 30 से 70 किलोमीटर ये चौड़ा है। प्राचीन चट्टाने हैं, यानी ये ओल्डर है किसकी तुलना में, महासागरीय भूप्रकृति चट्टानों की तुलना में। यूं समझ लो कि ये बूढ़ा है और वो जवान है, महासागरीय चट्टान ने ये बच्चा है। अब महासागरीय भूप्रकृति की बात करें तो ये सीमा, ये प्रधानता इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये पढ़ लिया हमने। सघन की बात करें तो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर के 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है। ओके। और भूप्रकृति से ज्यादा भारी है, ज्यादा डेंस है, घनत्व इसका ज्यादा है। 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी है थिकनेस इसकी। नई चट्टान है यानी यंगर है इसकी तुलना में, महाद्वीपीय भूप्रकृति की तुलना में। बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। ऐसा नहीं कि और चट्टानें नहीं पाई जाती है, लेकिन बेसाल्ट की इसमें प्रधानता है। वही क्रस्ट की बात करें तो मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों से ये बनी होती है, और अन्य चट्टानें भी मिलती है, जैसे कि बेसाल्टिक चट्टानें भी हमें क्रस्ट में देखने को मिलती है। भारत का कौन सा हिस्सा बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, दक्कन का पठार। ओके। और क्रस्ट पे हमें ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं वो महासागरीय जो तल है उसकी कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। तो महासागरीय जो तल है, भूप्रकृति है, वहां पे ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। ओके। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी चट्टानों से बना हुआ, उसकी थिकनेस कितनी है, और कौन सा ज्यादा घना है, या डेंस से कौन ज्यादा है, कौन सा यंगर है, कौन सा ओल्डर है। ओके। और इसका महत्व भी आपको जानना है कि जैसे भूप्रकृति और महासागरीय जो क्रस्ट है ये कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के हमें खनिज देते हैं, ये जीवन का आधार प्रदान करते हैं, है ना। और उसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन और जीवाश्म ईंधन हमें प्रदान करते हैं। कितना हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ज्योग्राफी को
आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है, आपको इसको आर्थिक दृष्टि से भी देखना है। ओके, और उसके अलावा पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे हमें विभिन्न प्रकार के सीनिक सीन देखने को मिलते हैं, सीनिक व्यू देखने को मिलते हैं, सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है, तो कितना हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब कुछ प्रक्रियाएं जान लेते हैं कि क्रस्ट पर कौन कौन से हमें प्रक्रियाएं या गतिविधियां देखने को मिलती है। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनी की हमें प्लेटें देखने को मिलती है जो निरंतर गतिमान है, हर साल लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की गति करता है। ऐसा वैज्ञानिक का कहना है कि जो हिमालय है वो जो यूरेशियन और भारतीय प्लेट आपस में टकरा रहे हैं और हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। ओके, और इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की अभी भी बढ़ गई है। कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो कमेंट में बताएं। और प्लेट टेक्टोनिक जो दुर्बलता मंडल पर तैरता है 7 मुख्य प्लेटों से और कुछ अन्य छोटे प्लेटों से मिलकर के बना है, जैसे कि अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, है ना, आर्कटिक प्लेट। ये कुछ उदाहरण है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना, ये 7 मुख्य प्लेटों के कुछ उदाहरण है। फिर भूकंपीय घटनाएं भी हमें क्रस्ट पर ही देखने को मिलती है, सभी भूकंपीय घटनाएं। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि सभी भूकंपीय घटनाएं क्रस्ट में नहीं होती है, यानी लिथोस्फीयर में नहीं होती है, तो सभी भूकंपीय घटनाएं लिथोस्फीयर में ही होती है। ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें। ज्वालामुखी गतिविधियां भी लिथोस्फीयर में होती है, लेकिन कुछ आपको ज्वालामुखी मतलब मैग्मा उद्गार होते हुए आपको मेंटल में दिखने को मिल सकता है। अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाएं भी हमें क्रस्ट पर देखने को मिलती है, जैसे जो भी चट्टानें हो तो उसका अपक्षय और अपर्दन होता रहता है। विभिन्न मिट्टी, परतदार मिट्टियों का एक जगह दूसरी जगह कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से, चाहे जल हो, वायु हो, हवा हो, है ना, जलवायु या विभिन्न माध्यम, इंसान, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, अपक्षय और अपर्दन का कारण बनती है। बारिश की वजह से भी क्या होता है, अपर्दन होता है, अपक्षय होता है। अपक्षय सूरजमुख के कारण उसके लिए, है ना, सूरज की तपिश। फिर विशेषताएं क्या है क्रस्ट की, यहाँ पे हमें माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, जैसे कि हिमालय, है ना, महाद्वीपीय ढाल हमें देखने को मिलते हैं इस क्रस्ट पर। महाद्वीपीय ढाल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जो महाद्वीपीय भूपर्पटी और जो महासागरीय जो भूपर्पटी है उसके बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। भ्रंश घाटी का नाम सुना होगा, भारत में कहाँ पर है, तो विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं वो सतमाला की पहाड़ियाँ, उनके बीच में हमें फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। और फॉल्ट्स मतलब एक गर्त होता है जो उसके दोनों तरफ पहाड़ दीवार के रूप में खड़ी रहती है। फिर फॉल्ट्स वलन पर्वत देखने को मिलते हैं, फॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब भी दो प्लेटें आपस में टकराती है तो उसकी वजह से पहाड़ हमें निर्मित हो जाते हैं, जैसे हिमालय जो वलित पर्वत का उदाहरण है। इनके अलावा, हिमालय के अलावा और कौन से वलित पर्वत हो सकते हैं, ये भी मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। एंडीज, रॉकी, आल्प्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन से हैं वो हमें कमेंट में बताएं। तो भूपर्पटी से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चंस माइंड में अगर अराइज हो रहा हो, उठ रहा हो, तो कमेंट में हमें बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम मेंटल की बात करते हैं। देखो, मेंटल जो है ये 2 परतों में विभाजित है, यानी 2 भागों में विभाजित है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसी कॉम्पोजिशन की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं हम। कॉम्पोजिशन जो है, इसका संगठन जो है, ये सिलिकेट इसमें प्रचुर मात्रा में हमें मिलती है और साथ ही साथ मैग्नीशियम भी मिलता है। तो सिलिकेट्स जो मिनरल्स हैं जिसको खनिज कहा जाता है, तो देखो सिलिकेट्स के खनिज कौन से हैं, इसका एक सूत्र होता है, मैंने बताया था, ओलिवाइन। देखो, इसको ओलिवाइन कहा जाता है, इसका सूत्र है पायरोक्सिन। इसका सूत्र क्या है, ये, ठीक है, इसको पायरोक्सिन कहा जाता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और ये O6 ब्रैकेट में 2 सबस्क्रिप्ट 2 O6। गार्नेट, ये भी क्या है, खनिज है, मिनरल्स है, सिलिकेट मिनरल्स है। ये भी एक क्वेश्चन आपका टफ पूछा जा सकता है, हालांकि कोई इसको याद नहीं करता है, लेकिन आप याद कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये देखो, ये गार्नेट का फॉर्मूला है, सूत्र है, इस
फिनाइल, ये इसका सूत्र है। और विभिन्न प्रकार के हमें ऑक्साइड भी देखने को हमें मिलते हैं मेंटल्स में। तो ये देखें, आयरन ऑक्साइड हमें मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ट्रेस एलिमेंट है, अल्प तत्व क्या होते हैं, तो कैल्शियम और एल्यूमिनियम यहाँ पे हमें मेंटल में कम देखने को मिलते हैं, ना कि क्रस्ट में एल्यूमिनियम ज़्यादा मिलता है। ओके, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। तो मेंटल जो होता है विस्कोसिटी का गुण रखता है, श्यानता का गुण रखता है, और ये वेरीज करता है विद डेप्थ एंड टेम्परेचर। तो गहराई बढ़ने और तापमान बढ़ने के साथ विस्कोसिटी में क्या होती है, भिन्नता आती रहती है, यानी वो ठोस होता रहता है वो। डेंसिटी वही डेप्थ और प्रेशर बढ़ने के साथ क्या होता है, डेंसिटी भी बढ़ती है। ओके, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पे 840 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस भी होता है, ये मेंटल का टेम्परेचर है। प्रेशर की बात करें तो एक्सट्रीमली हाई होता है मेंटल में, इंक्रीजिंग विद डेप्थ, यानी गहराई बढ़ने के साथ जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है। सिस्मिक वेव्स बिहेवियर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसकी स्पीड बढ़ जाती है, जो भूकंपीय तरंगे यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। ओके, ESL तरंगे बताया था, एस जो होती है केवल कठोर में गति कर सकती है, क्योंकि आउटर कोर हमारा लिक्विड है तो वहाँ से गति नहीं करती है, तो इससे हमें पता लगा कि जो आंतरिक कोर है वो ठोस है। दोबारा मैंने आपका रिवीजन कराया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब मेंटल की जो लेयर्स है, एक तो है ऊपरी मेंटल और एक है लोअर मेंटल। ठीक है, ऊपरी मेंटल की बात करें तो लिथोस्फीयर से टच करता है, थोड़ा हिस्सा इसका लिथोस्फीयर में आता है, और रिजिड है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, लिथोस्फीयर रिजिड है, आउटर मोस्ट लेयर है लिथोस्फीयर, अपर मेंटल में ही आते हैं। और एस्थेनोस्फीयर इसका एक पार्ट है अपर मेंटल में, जिसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है, और ये पार्शियली मोल्टन, यानी थोड़ा बहुत ही क्या है, गलन अवस्था में है, और डक्टाइल भंगुर है, जैसे कि प्लास्टिक। ट्रांजिशनल जोन, यानी यहाँ पे अपर मेंटल के पास ट्रांजिशनल जोन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट का जो निचला हिस्सा और अपर मेंटल के बीच में एक मोह नाम का असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। लोअर मेंटल ये डेंस है, लेस विस्कस है इसकी कंपैरिजन में अपर मेंटल के। डी लेयर यहाँ पे पाया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में डी लेयर पाई जाती है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डी लेयर कहाँ पाया जाता है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, माफी चाहूंगा उसके लिए। बाउंड्री विद आउटर कोर के साथ डी लेयर का निर्माण होता है। बाउंड्री विद आउटर कोर, तो जो लोअर मेंटल होता है वो आउटर कोर के साथ डी लेयर वहां पे मौजूद होता है, किसके बीच में, लोअर मेंटल और आउटर कोर। अब जियोडायनेमिक प्रोसेस देख लेते हैं, भूगतिकीय प्रक्रियाएं, ये क्या होती है। भूगतिकीय मतलब कि धरातल के नीचे जो चीजें गतिमान है, ठीक है, और गतिमान की वजह क्या है, वो गति की वजह क्या है वो हम जानते हैं। तो मेंटल कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इन संवहन, संवहनी धाराएं यहाँ मेंटल में चलती है, और किसके कारण चलती है, वो चलती है जो रेडियो एक्टिव जो हमारे पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव जो मैटर्स होते हैं, उसके क्षय होने से क्या होता है, तापमान बढ़ता है। क्षय होता है तो तापमान उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है, और सर्कुलर वे में ये इस प्रकार से सर्कुलर वे में गतिमान होती है। तो इसी के ऊपर जो लिथोस्फीयर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लेटें हैं, वो गतिमान इसी की वजह से करती है। प्लेट टेक्टोनिस, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट, यानी ये जो कन्वेक्शन है, मेंटल संवहनी जो धाराएं हैं, ये प्लेट विवर्तनिकी के कारण बनती है, यानी प्लेटों को चलायमान बनाती है, गतिमान बनाती है। मेंटल प्लूम्स यहाँ पे जनरेट होती है। मेंटल प्लूम्स, अपवेलिंग ऑफ हॉट मेंटल मटेरियल्स, अपवेलिंग मतलब ये मेंटल से ऊपर की ओर अपवेल करती है, ऊपर की ओर गतिमान होती है। मेंटल प्लूम्स वही एक प्रकार का मैग्मा है जो ऊपर की तरफ गतिमान होती है, जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। ओके, जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो हवाई द्वीप, वहाँ पे आपको हॉट स्पॉट मिलेंगे, और मेंटल प्लूम से वहाँ पे निर्मित चट्टानें हैं। फिर मैग्मेटिज्म, फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ मैग्मा, तो ये जो संवहनी धाराएं हैं तो मैग्मा को मूवमेंट कराने में मदद करता है। ओके,
तो आपके इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंटल से, इसकी विशेषता पूछे जा सकती है, डी लेयर के बारे में पूछा जा सकता है, इसके बीच में ये है आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में। उसके अलावा इसका कॉम्पोजिशन क्या है, खासकर सीमा के बारे में याद रखना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, उसके बाद खनिज आपको याद रखना, तत्व याद रखना है, साइंस की दृष्टि से भी आपको याद रखना हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए। और विभिन्न प्रकार के आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं और एल्युमिनियम यहाँ पे और कैल्शियम कम पाया जाता है, विस्कोसिटी का गुण रखता है, और जैसे जैसे हम गहराइयों में जाते हैं तो इसका तापमान और जो दाब है, प्रेशर है, वो बढ़ता है और विस्कोसिटी कम होती रहती है। वो टेम्परेचर जो 1000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। स्टेटमेंट वाइज एक आप क्वेश्चन डाल देगा तो डाल देगा, तो याद रखना आपको, उसको इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करोगे तो फिर आप एग्जाम से इग्नोर हो जाओगे, ठीक है। तो जो कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि केवल इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं और छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज को इग्नोर कर देते हैं, और वही क्या होता है, पछताना पड़ता है उनको, वो याद नहीं आता, फिर अच्छे से उसको नहीं पढ़ते हैं। तो सिस्मिक बिहेवियर ये सब पढ़ लिया, भूकंपीय जो तरंगे हैं उसकी आपको विशेषता मैंने आपको बताया, किस प्रकार से वो गति करती है ना। अब हम आते हैं लास्ट कोर, इसका लास्ट लेयर जो कि है कोर, ठीक है। ये इसका माइंड मैप है, तो एक एक करके हम करते हैं और ध्यान से सुनना। चलिए, पृथ्वी का जो कोर है वो भी दो भागों में विभाजित है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। इसका कॉम्पोजिशन की जल्दी जल्दी हम बात करते हैं, इसकी संरचना क्या है। इनर कोर, इनर कोर जो है यानी आंतरिक प्रोड, ये नीफे की प्रधानता इसमें, निकल और फेरस, ठीक है, मुख्य रूप से ये तत्व पाए जाते हैं। प्राइमरली आयरन एंड निकल, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी, अत्यधिक उच्च घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व इसी का ही है, 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर तक आई थिंक पहुंच जाता है इसका घनत्व, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। घनत्व कितना है इसका, 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, लगभग। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि धीरे धीरे ये ठंडा होता है, ये गुण है, मतलब कि अगर क्रिस्टल जब बनेंगे जब धीरे धीरे वो ठंडा होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर रचना इसलिए हमें देखने को मिलती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है और प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्लो ग्रोथ, क्रिस्टलीकरण के कारण धीमी वृद्धि होती है, क्रिस्टलीकरण के कारण धीमी वृद्धि होती है इसकी इनर कोर की, धीरे धीरे ये इसमें वृद्धि होती रहती है, ये पढ़ लिया हमने। अब आउटर कोर, अच्छा आउटर कोर की अगर हम बात करें, हाँ इसको थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं ठीक है, अच्छे से दिखे, येलो ले लेते हैं। आउटर कोर, तो इसमें भी हमें नीफे की प्रधानता देखने को मिलती है, प्रचुरता देखने को मिलती है। गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है जो कि हमें सूर्य के हानिकारक कॉस्मिक किरणों से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। संवहन धाराएं ये भी उत्पन्न करती है। लेस डेंसर देन इनर कोर, आंतरिक कोर से कम घनत्व है, नो के आसपास मान लो। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव यानी विद्युत चालकता का गुण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसमें आउटर कोर में। यहाँ पे हमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, सल्फर, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। हालांकि अभी भी सटीक मात्रा को लेकर के बहस चल रही है, जैसे क्रस्ट में तो हमने सटीक मात्रा का हमने पता लगा लिया, लेकिन यहाँ पर आउटर कोर में कितनी है इसका पता लगाने के लिए अभी भी बहस चल रही है, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट यानी वो जो तत्व है, कौन सी इसमें तत्व हैं और कितने ज्यादा हैं कितने कम हैं, ओके। अब हम इसके निर्माण और विकास की बात करें, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा कोर का, तो देखो पृथ्वी जो है 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, यानी 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। और उससे भी अगर और पहले जाए तो बिग बैंग का सिद्धांत आता है 13.5 अरब वर्ष पहले, 13.78 अरब वर्ष पहले बिग बैंग का सिद्धांत कहता है कि एक बहुत बड़ा पृथ्वी जो था एक सूक्ष्म कण के माध्यम से बहुत ज्यादा डेंस था, हाईली प्रेशराइज था, और अचानक इतना वो झेल नहीं पाया, इतना ज्यादा प्रेशर, वो हाईली प्रेशर नहीं, तापमान नहीं झेल पाया, तो अचानक से वो क्या हुआ, उसमें बहुत ज्यादा महाविस्फोट हुआ। उसके बाद
कालक्रम अनुसार विभिन्न प्रकार के तारे बने, सूर्य बना, विभिन्न प्रकार के ग्रह बना, जिसमें से हमारा पृथ्वी भी है। पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला थी, तो धीरे धीरे जब ये ठंडा हुआ, तो पृथ्वी के निर्माण के दौरान विभेदन की प्रक्रिया हुई, डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग अर्थ फॉर्मेशन। जब ठंडा होना शुरू, जब अर्थ बनना शुरू, तो विभेदन की प्रक्रिया शुरू। विभेदन के कारण जो सघन पदार्थ थे वो केंद्र में धंस गए। सघन पदार्थ यानी जो भारी पदार्थ वो केंद्र में चले गए, जैसे लोहा और निकल, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीकरण और गुरुत्वाकर्षण का निर्माण हुआ। जब कोर में ये चले गए तो गुरुत्वाकर्षण का निर्माण, जो कोर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, गुरुत्वाकर्षण का भी निर्माण करता है, ये भी ध्यान रखना। और जो पृथ्वी जो हमारी घूर्णन कर रही है उसका भी एक कारण ये कोर है, ओके। अर्ली अर्थ मोल्टन स्टेट, प्रारंभिक पृथ्वी की पिघली हुई अवस्था में था ये, ओके। impacts द मैग्नेटिक फील्ड एंड मेंटल कन्वेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र मेंटल संवहन को प्रभावित करता है। ये देखो, ऑनगोइंग कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, निरंतर शीतलन और क्रिस्टलीकरण। तो निरंतर जब शीतलन हुई तो क्रिस्टलीकरण क्या हुआ, वो भी शुरू हो गया और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। मेंटल संवहन धाराएं उत्पन्न होने लगी, जिससे वो तरल अवस्था में थोड़ा उत्पन्न हुआ, परिवर्तित हुआ, और फिर विभिन्न प्रकार की जो प्लेटें थी वो गतिमान हुई। हालांकि एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी है, वो किसी और चैप्टर में हम करेंगे। भूगर्भीय समय के पैमाने पर धीमी प्रक्रिया, भूगर्भीय समय के पैमाने पर यह प्रक्रिया क्या थी, धीमी थी, काफी समय लगा। आंतरिक क्रोड की वृद्धि हुई और धीरे धीरे इसी प्रकार से क्या हुआ, आंतरिक क्रोड की वृद्धि हुई। और जो हल्के पदार्थ थे विभेदन प्रक्रिया के, तो हल्के पदार्थ ऊपर ही रह गए, जैसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम क्रस्ट में ही रह गए, और जो सघन पदार्थ थे वो कोर में चले गए, निकल और लोहा, ओके। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसमें मेरा कोई अपना नहीं है। अब हम रिसर्च मेथड, अनुसंधान पद्धतियां के बारे में बात करते हैं। सिस्मिक वेव एनालिसिस, भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया जाता है, भूचुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है, खनिज भौतिकी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो अर्थ का जो कोर, पृथ्वी का जो क्रोड है, तो भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण करके पृथ्वी का क्रोड का पता लगाया जाता है और भूचुंबकीय क्षेत्र का मापन किया जाता है इस कोर के माध्यम से, क्योंकि यहीं पे आउटर कोर में भूचुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। खनिज भौतिकी प्रयोग, यानी खनिज का जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। प्रैक्टिकल रूप में उसका कोई भी किसी प्रकार का खनिज है, जिस प्रकार से उसका हम इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ अर्थ सिस्टम, पृथ्वी प्रणालियों पर क्या प्रभाव पड़ता कोर का, चलिए यही जानते हैं, उसको बाद में जानना ऊपर वाले। मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है आउटर कोर, और ये सौर विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया। जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, यह मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो सूर्य के हानिकारक किरणें, कॉस्मिक किरणें से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। बाह्य कोड संवहन द्वारा उत्पन्न, बाह्य कोड संवहन द्वारा उत्पन्न, हानिकारक ब्रह्मांडीय किरणों से ढाल, हानिकारक ब्रह्मांडीय किरणों से ढाल, यानी ब्रह्मांडीय जो किरणें हैं उससे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है, शील्ड्स प्रदान करता है, शील्ड्स देता है, शील्ड्स फ्रॉम हार्मफुल कॉस्मिक वेव रेस। ये चुंबकीय क्षेत्र, हानिकारक जो ब्रह्मांडीय जो किरणें, कॉस्मिक की जो किरणें हैं, उससे भी हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य क्रोड संवहन द्वारा उत्पन्न होता है, संवहन धारा को उत्पन्न करता है बाह्य क्रोड। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी, यानी क्रोड से गर्मी मेंटल संवहन को चलाती है। तो क्रोड से जो गर्मी निकलती है वो मेंटल संवहन को चलाती है। और उसका एक कारण और क्या है कि जो रेडियोएक्टिव जो पदार्थ है वो क्षय होते हैं और फिर वो तपिश को उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से संवहन धाराएं मेंटल में और आउटर कोर में उत्पन्न होती है। संवहन धाराएं प्लेटों की गति का कारण बनती है। भूकंप और ज्वालामुखियों पर प्रभाव उत्पन्न करता है, भूकंप और ज्वालामुखियों पर प्रभाव उत्पन्न करता है। इन्फ्लुएंस ऑन अर्थक्वेक्स एंड वोल्केन, यानी इसको प्रभावित करता है ज्वालामुखी को और भूकंप को। भूकंपीय तरंगे, क्रोड संरचना के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। क्रोड संरचना के अध्ययन के लिए भूकंपीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। पी तरंगों और एस तरंगों का व्यवहार, इसके माध्यम से हम पता लगाते हैं। पी और एस तरंगों का व्यवहार मैंने आपको बताया कि एस केवल ठोस में, पी तीनों माध्यम में और
पी और एस के माध्यम से ही हमने पता लगाया कि आंतरिक कोर हमारा ठोस है। ओके, ये आपका चैप्टर लगभग हो गया। और एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको मैं बता दूं। यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो इसकी संरचना क्या है और कौन से तत्वों की प्रधानता, ये पूछा जाएगा। आउटर कोर की विशेषता पूछी जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कौन करता है, ये पूछा जाएगा। ठीक है ना। और इसका प्रभाव क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण पर ये प्रभाव करता है, और भूकंप और ज्वालामुखी को प्रभावित करता है ना। और सूर्य के हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा प्रदान करता है। और पृथ्वी का घूर्णन जो हो रहा है, वो पृथ्वी का जो कोर है वो भी एक जिम्मेदार है इसके लिए। विभेदन प्रक्रिया पूछी जा सकती है, इसका क्या अर्थ होता है। विभेदन प्रक्रिया का मतलब है जो सघन पदार्थ, जब पृथ्वी जब ठंडी होनी शुरू हुई, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण जब शुरू हुआ, ठंडा होना शुरू हुआ, तो विभेदन प्रक्रिया के माध्यम से सघन पदार्थ जो थे वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ क्रस्ट पर ही रह गए, जैसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, उदाहरण भी देना आपको। और नीफे यानी निकल और फेरस जो है, लोहा जो है, वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। इसी को विभेदन प्रक्रिया कहा गया है। ओके, शुरुआत में पिघली हुई अवस्था में थे, बाद में ये ठोस हुए, जैसे तापमान बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा और प्रेशर बढ़ा। और संवहनीय धारा उत्पन्न करती है आउटर कोर। संवहन धारा उसकी तपिश के कारण, तापमान जो उत्पन्न करता है उसके कारण। ठीक है, और संवहनीय धाराओं की वजह से ही हमारी जो प्लेटें हैं वो गतिमान होती है, जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसमें बताया गया है। और जो हैरियस का जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है वही बताएगा किस प्रकार से हमारी प्लेटें जो है वो गतिमान है। फिर किसी चैप्टर में उसको करेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, फिर भूकंप कितने प्रकार की होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जिस किसी ने में भूकंप वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, प्लेलिस्ट में जा करके, या आई बटन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये इतना ही। एक बोनस पॉइंट आपके लिए है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत है वो हम जान लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने किस प्रकार से जाना। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, हम सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानते हैं। जैसे भूकंप विज्ञान, हमने विभिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया और हमने उसके माध्यम से जाना कि पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस है, मेंटल जो है हमारा वो थोड़ा बहुत द्रव अवस्था में है, प्लास्टिक है, और जो क्रस्ट जो है हमारा वो ठोस है। ओके, रंगों के वेग प्रकीर्णन से पृथ्वी के परतों का पता लगाया हमने। रंगों के वेग से वो पृथ्वी प्रकीर्णन से पृथ्वी के परतों का पता लगाया। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया हमने और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया। गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता का विश्लेषण भी किया हमने। अप्रत्यक्ष स्रोत से गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से हमने पता लगाया। यह अप्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने जाना। गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता का कारण क्या, कि ध्रुवों पर हमें ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हमें देखने को मिलता है और वहीं हमें केंद्र में कम देखने को मिलता है। घनत्व भिन्नता का अनुमान हमने लगाया। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से घनत्व भिन्नता हमने अनुमान लगाया कि घनत्व जो है ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, परत से पृथ्वी गहराइयों तक जाते हैं, केंद्र तक जाते हैं तो प्रेशर ही बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, तापमान ही बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन हमने करके पता लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से। भूचुंबकीय विसंगतियों का विश्लेषण किया हमने। भूचुंबकीय विसंगतियों का विश्लेषण किया। तो इस प्रकार से विसंगतियां मतलब एनोमली, यानी खिसक जाती है, कभी कभी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो खिसक जाती है। सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें हैं, जो 11 साल में जो धब्बे कलंक जो लग जाता है, ब्लैक स्पॉट्स जो सूर्य पे लग जाते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसमें किरणें भी प्रभावित करती है। तो उससे हमने भूचुंबकीय विसंगतियों को विश्लेषण करके हमने पता लगाया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया हमने। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत हमने जान लिया। अब हम प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानते हैं। ये तो आप भली बातें इसके बारे में जानते ही हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से जो भी पदार्थ निकलते हैं, जैसे लावा, राख, गैस, इसे हमने पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर है क्या। और ज्वालामुखी के उद्गार से कौन कौन सी गैसें निकलती है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिवीजन करा दूं। तो देखो, जलवाष्प, ऑक्सीजन, जलवाष्प, ये सब तो उसमें हमें देखने को मिलती है। जलवाष्प, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, उसके अलावा राख, ठीक है ना, और विभिन्न प्रकार के कंकड़ वंकड़ कह सकते हो,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलती है। ठीक है, और केमिकल एनालिसिस ऑफ लावा, जब ये लावा, राख और विभिन्न प्रकार की जो गैसें निकली तो हमने उसका रासायनिक विश्लेषण किया, राख की संरचना का अध्ययन किया, किस प्रकार की राख है ये, है ना, गैसों की प्रकृति और मात्रा के बारे में हमने जाना। और जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है, जलवायु परिवर्तन पे ही प्रभाव पड़ता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन को बढ़ा देता है या ज्वालामुखी उद्गार। पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाले पदार्थ का विश्लेषण, पृथ्वी के गर्भ से जो भी पदार्थ निकल रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से, चाहे वो खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन, चाहे वो खनिज संसाधन जो निकल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज निकल रहे हैं लावा के रूप में, उसका विश्लेषण किया हमने। समस्थानिक अनुपात, आइसोटोपिक रेशियोज, जो भी समस्थानिक हैं उसका विश्लेषण किया। पृथ्वी गर्भ से निकलने वाले पदार्थ का विश्लेषण किया हमने। तापमान और दबाव का अनुमान लगाया हमने, तापमान और दबाव का इस प्रकार से हमने अनुमान लगाया। ठीक है, कि भूगर्भ से प्राप्त नमूने, भूगर्भ से जो हमें नमूने प्राप्त हुए, जैसे गहरे कुओं से प्राप्त चट्टाने, गहरे कुओं से जो हमें चट्टानें प्राप्त हुई तो उसका हमने क्या किया, चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विश्लेषण किया। चट्टानों का हमने भौतिक और रासायनिक विश्लेषण किया और पृथ्वी की परतों की संरचना का अध्ययन किया हमने इस प्रकार से, गहरे कुओं से, यानी रॉक्स फ्रॉम डीप वेल्स, वहां से हमने पता लगाया कि किस प्रकार की आंतरिक संरचना होगी। तकनीकी कुछ सीमाएं भी हमने फेस की, सीमित गहराई तक ही पहुंचा जा सकता है। कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर अब तक सबसे गहरा 12 किलोमीटर तक ही खोदा जा चुका है, उससे और ज्यादा गहराई में हमने खोदने में संभव नहीं हो पाए। उच्च तापमान और दबाव, तो सीमित और गहराई तक हम जैसे गए तो हमें उच्च तापमान और दबाव महसूस हुआ, उससे हमने पता लगा लिया कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, और जाना पॉसिबल नहीं है। तो शायद इन फ्यूचर पता नहीं क्या हो, पहुंच पाए ना पहुंच पाए। सौरमंडल, अब ये जो प्रत्यक्ष स्रोत है उल्का पिंड, इससे भी हमने पता लगाया। तो भूगर्भ से प्राप्त नमूने, ज्वालामुखी विस्फोट से जो भी हमें हमारे पास पदार्थ निकल रहे, लावा, गैस, राख, उसका हमने रासायनिक भौतिक विश्लेषण किया, है ना, उसकी प्रकृति, मात्रा के बारे में जाना। फिर भूगर्भ से जो प्राप्त नमूने हमें, जो हमने गहरे जो गड्ढे किए, खुदाई की, जैसे कोला क्षेत्र में, तो हमने देखा कि तापमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, और जो हमें देखने को जो भी चीज चट्टानें मिल रही है या विभिन्न प्रकार के खनिज मिल रहे हैं, तो उसका हमने रासायनिक भौतिक विश्लेषण किया। उसके माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की। फिर उल्का पिंड जो पृथ्वी पर कभी कभी आ जाते हैं, तो सौरमंडल के निर्माण की जानकारी हमें ये देते हैं कि सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा। तो उल्का पिंड से हमें जानकारी मिलती है। पृथ्वी के निर्माण सामग्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो उल्का पिंड के हमें विश्लेषण से ये पता लगता है कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा और पृथ्वी के निर्माण सामग्री के बारे में हमें जानकारी कैसे हुई होगी। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका महत्वपूर्ण, ये हमने माइंड मैप के जरिए जाना। ठीक है, तो हम समाप्त कर लेते हैं। तो हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जाना कि पृथ्वी जो 3 परतों में विभाजित है और सबके संरचना अलग है और विशेषताएं अलग है और हर कोई अपना एक महत्व रखता है, ये जाना। हमने कुछ क्वेश्चंस भी जाने कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी संरचना से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, उसकी विशेषता से, उसके महत्व से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके घनत्व से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रम पूछा जा सकता है कि भूपर्पटी में जो सबसे ज्यादा जो प्रधानता है कौन से तत्व की, तो ऑक्सीजन की है, फिर सिलिकॉन की है, फिर एल्यूमिनियम की है ना, फिर मैग्नीशियम, लोहे की, फिर मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से आपको क्रम याद रखना है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण क्या करता है, कौन सा प्लेयर करता है, तो आउटर कोर करता है, और किस प्रकार से हमारी सुरक्षा करता है, तो कॉस्मिक किरणों से और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो सबसे ज्यादा जो ये भी जाना हमने कि इनर कोर जो सबसे ज्यादा तापमान है वहां पर 5500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर वहां पर है और ठोस अवस्था में। फिर मेंटल के बारे में जाना, 2 परतों में विभाजित था, ये भी पूछा जा सकता है, और 1000 से 3700 डिग्री सेल्सियस तक है ना, ये हमने जाना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और जाते जाते बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाए, कि जैसे कि ये
इधर कर लेते हैं, चलो इधर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम कुछ इस प्रकार से रचना बना लेते हैं, हम कंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं। तो मान लो कि ये हमारा क्या है, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है, ये निचला क्रस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, ऊपरी मेंटल, और ये हमारा निचला मेंटल। तो इसके बाद ये हमारा आउटर कोर और ये हमारा इनर कोर, ठीक है। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि डिसकंटिन्यूटी, ये जो हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। तो ये हमारे क्या है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये है हमारा आउटर मेंटल, ये है लोअर मेंटल। इसके बीच में जो संबद्धता पाई जाती है वो है मोह डिसकंटिन्यूटी। और आउटर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जो पाई जाती है रैप्टी, ठीक है। और इसके लोअर मेंटल और इसके बीच में जो पाया जाता है गुटनबर्ग, ठीक है। और इसके बीच में लहमन, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लहमन डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, मोहो, रैप्टी, गुटनबर्ग, लहमन। और जो कोर है ये लगभग 67, जो त्रिज्या है इसकी 6700 किलोमीटर के आसपास है, ओके। पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6700 किलोमीटर के आसपास है, ये भी आपको याद रखना है। और 2900 किलोमीटर 400 से, इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ 400 से 2900 किलोमीटर तक का मेंटल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या आपका और है 6700 किलोमीटर तक, आई थिंक, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए, ओके। चलिए अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो और कोई भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इस तरह के बेहतरीन वीडियो माइंड मैप के थ्रू आपको ला करके इसी तरह से आसान भाषा में आपको समझाता रहूँ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप सब का दिन शुभ हो। गुड नाइट।